हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, उसमें हमारे पास एक सॉल्यूशन गिवन था और हमें चेक करना था कि वो जो एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसी का सॉल्यूशन है या नहीं, या फिर एक सॉल्यूशन गिवन था और हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी जिसका वो सॉल्यूशन था। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया है, सॉल्यूशन हमारे पास था और हमें बनानी थी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ये प्रोसेस हमने किया है पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर में। और सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें करनी पड़ती है डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये वाला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और हमें बनाना होगा उसका सॉल्यूशन, यानी हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी तो डेरिवेटिव किया था, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से का सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली इनवर्स प्रोसेस करेंगे, विच इज इंटीग्रेशन। तो यानी कि अब जो बाकी का पार्ट हमारा बचा है इस चैप्टर का, वो इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, चलिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है dy बाई डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, हम 2x को अदर साइड पे ले जाएंगे एंड देन ये जो dx है इसे भी उधर ले जाएंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा dy और यहां पे 2x dx, राइट। अब d का मतलब होता है डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का एंटी कौन होता है, इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों कट जाते हैं, यहां पे सिर्फ y रह जाएगा, राइट। अब यहां पे 2 को आप छोड़ देंगे और x dx, x का इंटीग्रेशन होता है x² बाई 2 प्लस c। तो ये बेटा इसका सोल्यूशन आ गया। ये c क्यों आया है, ये आप जानते हैं ना कि ये कौन से ऑर्डर की है, ये फर्स्ट ऑर्डर की है। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, एक। तो यानी ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल या पर्टिकुलर? यस, ये जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता तो इसके अंदर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर कोई पैरामीटर नहीं दिखता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। देखिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप अपने आप नहीं निकाल सकते, उसके लिए क्वेश्चन में कोई वैल्यूज गिवन होनी चाहिए। जैसे आपको गिवन होगा कि जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो अगर ऐसा कुछ गिवन है तो आप पुट कर देंगे x को 0 और y को 1। तो अगर आप y को 1 और x को 0 पुट करते हैं तो इससे आप देख सकते हैं c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो फिर आप c की वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही आ जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमेशा इस टाइप का होगा जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिखेगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन को देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसका ऑर्डर क्या है, जबकि इसको देख के हम डेफिनेटली बता सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या था, 1, और ये हमारे सामने। ठीक है, चलिए एक और चीज करवाता हूं आपको। अगर सेकेंड डेरिवेटिव वाली यानी सेकेंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन हो तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे, मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं। सेकेंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में, सीबीएसई के कोर्स में, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस का ही सॉल्यूशन निकालना होगा, बस। ये मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, थोड़ा सा अगर किसी को क्यूरियोसिटी हो रही हो तो उसके लिए बता रहा हूं। जैसे ये लीजिए, ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा ये जो d² y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्चुअल में ये होता है, वी ऑल नो दैट। ठीक है ना, अगर हम dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तभी तो ये बनता है। अब मैं dx को उधर अगर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा d ऑफ dy इज इक्वल टू साइन x dx, और इसके बाद दोनों साइड को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये ऐसे बन जाएगा। अब ये d और ये इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेशन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, dy। यहां पे सिर्फ dy रह जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी, दिस वाज dy बाई dx।
तो dy बाई डी एक्स रह जाएगा और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब मैं c को ना c1 कर रहा हूं क्योंकि ये अभी फाइनल आंसर नहीं आया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, dx को उधर ले जाओगे, तो यहां पे मेरे पास बचेगा dy इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस c1 dx, ऐसे ही बनेगा। अब इतना करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dy और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे तो डेरिवेटिव सॉरी इसका इंटीग्रल y रह जाएगा। अब माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ये c1 कांस्टेंट है बेटा, तो c1 के साथ x लग जाएगा, क्योंकि जैसे 5dx हो तो 5dx का इंटीग्रेशन करने पे 5x आता है ना, वैसे ही c1 dx का इंटीग्रेशन किया तो c1x आया, और क्योंकि अभी हमने इंटीग्रेशन किया तो एक और आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, तो ये आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। आप देख सकते हो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका ये जो जनरल सॉल्यूशन आया उसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चंस लिए थे। चलिए अब धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता हूं और सॉल्यूशन फाइंड करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको क्लियर करता हूं। अभी देखिए, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये जो मैं 3 मेथड बताने वाला हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों में से कोई भी मेथड आप अपनी मर्जी से लगा लेंगे। हर क्वेश्चन किसी एक मेथड से सॉल्व होगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो एक से ज्यादा मेथड से सॉल्व हो जाए, बट मोस्टली 99% ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो मैं 3 मेथड बताने वाला हूं, इन तीनों में से कोई एक ही यूज होगा। सबसे पहले है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसमें क्या होगा, हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाएंगे। 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, जनरली एक्स और वाई। तो अगर आप एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाए तो वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो जाएगी। सेकेंड वन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ये क्या होती है, ये मैं जब आपको इस टाइप पे लेके जाऊंगा तभी क्लियर करूंगा। और लास्ट वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये 3 तरह की फॉर्म्स होंगी, 3 तरह के अलग अलग मेथड्स होंगे। इसको सॉल्व करने का मेथड अलग है, इसको सॉल्व करने का मेथड अलग है, और इसको सॉल्व करने का मेथड अलग है। ठीक है, कोई भी एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इन तीनों में से 99% टाइम्स इन तीनों में से किसी एक मेथड से ही सॉल्व होगी। तो चलिए, आज की क्लास डेडिकेटेड है इस मेथड पे। तो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड की हेल्प से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे वो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर फर्स्ट एग्जांपल। तो हमें सॉल्व करनी है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y साइन 2x। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये मैं सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्म ही करवा रहा हूं, तो ये जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसमें वेरिएबल सेपरेट हो पाएंगे। आप क्या करेंगे, एक साइड पे dy को रखिए और dx को अदर साइड पे ले जाओ, ऐसे। अब जिस साइड पे dy है वहां पे सारे y वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लो, और जिस साइड पे dx है वहां सारी x वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लो। तो y को मैं इधर ले आऊंगा, ये बन जाएगा 1/y, और साइन 2x उधर ही रहेगा। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। वो लिखना है आपने, मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूं अभी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देंगे क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब जैसे 1/x का इंटीग्रेशन होता था log ऑफ मॉड x, उसी तरह इसका भी log ऑफ मॉड y आ जाएगा। प्लस c, हमें अलग अलग नहीं लगाना, एक इक्वेशन का एक ही बार प्लस c लिखेंगे, चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, एक ही बार लिखना है। अब इसको आप x मानेंगे, साइन x का होता है माइनस कॉस x, और फिर इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे यानी कि +2 + c। तो ये आंसर आ चुका है, यानी कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा अगर अब आगे आपको दिया हो जैसे को दिया हो आपको when x is equal to 0 y is equal to 1, तो जब भी ये दिया होगा इसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि इसकी हेल्प से
हमेशा हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। ये जो सॉल्यूशन है ये आ चुका है, ये सॉल्यूशन कौन सा है, जनरल सॉल्यूशन है। अब अगर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपने पढ़ा हुआ ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होते हैं, 0, एक भी नहीं होता। वो क्यों, क्योंकि ये जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो चलिए मैं इसमें पुट करता हूं, x को पुट करेंगे 0, y को पुट करेंगे 1, तो यहां पे बनेगा log 1 इज इक्वल टू माइनस कॉस 0 बाई 2 प्लस सी। log 1 की वैल्यू वी नो दैट कि वो 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इससे c की वैल्यू मुझे पता चल गई हाफ। सो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, ये आपका जनरल सॉल्यूशन था, इसमें c की वैल्यू डाल दीजिए तो इससे आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस 1 बाई 2। अब कई बार इससे भी ज्यादा ये थोड़ी सॉल्व हो सकती है, जैसे यहां पे मैं इसको बताता हूं। आप कई बार बुक में पीछे से आंसर मैच करेंगे, सेम नहीं लग रहा होगा, आपको लगेगा कि आपने किया तो सब कुछ सही है। तो क्या होता है, ये इस टाइप के सोल्यूशन जो है थोड़े से और आगे सिंप्लीफाई हो जाते हैं। कैसे सिंप्लीफाई होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये 2 एलसीएम लेके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये बन जाएगा 2 log ऑफ मॉड y इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x प्लस 1, ये बन जाएगा। अब इसके बाद एक log की प्रॉपर्टी होती है जिसमें 2 जो है वो पावर में चला जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं, बिकॉज इफ वी कीप इट हियर, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब जानते हैं किसकी आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉस 2x, ये होती है 2 साइन स्क्वायर x की, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो ये ज्यादा बेटर है सॉल्व करना। अब ये जो log है, log को आप अदर साइड पे अगर ले जाएं तो उधर जाके वो e बन जाते हैं, आप जानते हैं। तो ये आ चुका है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जब हम मॉड को हटाएंगे तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कि दोनों ही आंसर ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं, देखिए x को 0 पुट करता हूं अगर मैं, वैसे अभी फिलहाल ये आया, ठीक है। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो साइन 0 0 होता है, और फिर e की पावर 0 1 होता है, -1 कभी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। ये आ गया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बिकॉज नेगेटिव केस इज नॉट सेटिस्फाइड। तो नेगेटिव केस जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इन सॉल्यूशन की वैल्यूज को लेके, तो इसलिए वो वाला केस हमने रिजेक्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं ये काफी एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये और ये ऑब्वियसली ये ज्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है उससे, तो इसलिए कई केसेस में हमें थोड़ा और ज्यादा आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आप इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से आपने इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन चैप्टर में, तो इसलिए इंटीग्रेशन विल नॉट बी अ चैलेंज एनी मोर। यहां पे इस चैप्टर में इंटीग्रेशन का लेवल इतना टफ नहीं होगा, बेसिकली आगे उसको सॉल्व कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, वो कुछ चैलेंज हो सकता है आपके सामने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई, और आगे ये भी हमें दिया हुआ है, गिवन दैट y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब पहले मैं इसको डिकोड कर देता हूं। y ऑफ 0 का मतलब होता है ये जो वैल्यू होती है ना, ये x की होती है, और ये वाली वैल्यू y की होती है। तो जब भी बोला होगा y ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, तो जो y के साथ लगा होगा वो एक्चुअल में x की वैल्यू होगी, जो सामने दी होगी वो y की वैल्यू होगी। तो यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जब x 0 पुट किया तो y भी 0 आया, ये इसका मतलब है। तो चलिए अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, क्या मैं वेरिएबल सेपरेट कर पाऊंगा, देखते हैं। मैं इन पावर्स को स्प्लिट करके ऐसे लिख सकता हूं। नाउ क्लियरली मैं अगर dx को उधर ले जाता हूं तो ex वाली टर्म उधर ही रहेगी, जबकि ey वाली टर्म को आप नीचे ला सकते हैं इधर। अब इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। नाउ क्लियरली वी कैन इंटीग्रेट, इसमें इसको x मान के करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होगा, और फिर इसके डेरिवेटिव यानी -1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अब e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस c। ये कौन सा सोल्यूशन आ गया, जनरल सोल्यूशन। अब अगर आपको निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, जो कि उन्होंने बोला है निकालने के लिए, ये अगर उन्होंने वैल्यू दी है तो दैट मींस ये कंफर्म है कि वो पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछ रहे हैं आपसे। जनरल सोल्यूशन आ चुका है, अब मैं इसमें पुट कर दूंगा x को भी 0 और y को भी 0। तो चलिए यहां पे पुट करते हैं, माने बनेगा माइनस e की पावर 0, e की पावर 0
प्लस सी, सॉरी ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 1। तो अब आप देख सकते हैं कि जो c की वैल्यू है वो -2 आ जाएगी। सो देयरफॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, तो ये आपका सॉल्यूशन था ऑलरेडी, ये क्या बन गया -e⁻−y इज इक्वल टू e⁻x-2। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। अभी ये सारे इजी क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, हमें सॉल्व करना है। जब भी सॉल्व लिखा होगा तो दैट मीन्स आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। याद रखिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा। कई बार बच्चे जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता वो पहचान नहीं पाते हैं, वो समझते हैं क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 5 यानी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का है, जबकि सॉल्व लिखने का मतलब होता है कि आपको एक्स की वैल्यू यानी कि फंक्शन फाइंड करना है, एक्स और वाई का रिलेशन फाइंड करना है, तो वो सॉल्यूशन उसको हम बोलते हैं। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन से ही होता है। तो यहां पे आपको dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, y को पहले मैं अदर साइड पे लेके जाता हूं, 1 - y। अब अगर मैं dx को उधर ले जाऊं तो ऑब्वियसली ये पूरी टर्म तो y वाली है, इसे नीचे लाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो x वाली इस क्वेश्चन में कोई टर्म नहीं है, जबकि y वाली टर्म है। अब मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करूंगा, इसको x मानेंगे तो 1/x का होता, इसको x इसलिए मान पा रहे हैं ये लीनियर है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log of mod x, राइट। अब इसके बाद इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे, इसके डेरिवेटिव से वो आएगा -1, ये आ गया। अब dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x आएगा प्लस c। अब आगे बात ये, क्या ये कुछ और सॉल्व हो सकता है? तो देखते हैं बेटा आगे सॉल्व हो पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं ये माइनस का साइन उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा -x - c। अब लॉग को उधर ले जाके आप e⁻ ऐसे लिख सकते हो, राइट। ओके नाउ, अब ये e⁻−x इंटू e⁻−c बन जाएगा। अब ये टर्म है तो एक कांस्टेंट ही ना, ये टर्म है तो एक कांस्टेंट ही, ये तो आप कह नहीं सकते कि ये कोई वेरिएबल बनेगी। तो कांस्टेंट है इसलिए आप इसे a लिख देंगे लाइक दिस। अब इसके बाद y की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस ये, तो ये बेटा सॉल्यूशन आ चुका है। अगर आप सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिख सकें कि y इज इक्वल टू समथिंग और जो समथिंग है वो x की टर्म्स में है, तो ये हमेशा थोड़ा ज्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म होगा और यही वो आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे कि ये बन जाए। चलिए आगे मूव करते हैं। So next we have x dy plus y dx is equal to x y dx, और आगे में दिया हुआ है y of 1 is equal to 1। इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व वर्ड होना बड़ा जरूरी है, तभी हम फाइंड कर पाएंगे, हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए अब इसको पहले मैं डिकोड कर लेता हूं, ये वैल्यू किसकी होगी, x की, ये वैल्यू y की। तो इसका मतलब x जब 1 था तब y भी 1 ही आया है, तो ये हमें लास्ट में पुट करना होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। अच्छा बात आती है यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करें। तो बेटा आप पहले y और x वाली टर्म्स को अलग अलग करने की कोशिश करो। dy वाली टर्म अकेली यही है, इसे यहीं पे रखता हूं, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो उधर मेरे पास है xy dx माइनस y dx, ऐसे बन जाएगा। जो भी कॉमन निकाल सकते हो निकाल लो, कॉमन यहां से निकल जाएगा एक y और एक dx ऐसे। अब जिस साइड dx है वहां पे सारी x वाली टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये x वाली टर्म डेफिनेटली उधर जाएगी और ये y वाली टर्म इधर आएगी, तो 1/y dy और x माइनस 1/x dx ये बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चलिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1/y का आ जाएगा log y, और इसको मैं दोनों के नीचे अगर x लिखता हूं तो ये बेसिकली 1 माइनस 1/x dx आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसके बाद log y, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस log x प्लस c। तो ये सॉल्यूशन आ गया है, ये जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए अब मैं ये पुट कर देता हूं, तो जब x 1 है तो y भी 1 है, तो चलिए x और y दोनों की जगह 1 पुट करते हैं,
x की प्लेस पे 1, देन y की प्लेस पे भी 1। आप जानते हैं log 1 0 होता है, यहां पे भी 0 होता है, तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी। सो देयरफॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन इज, ये आपका सोल्यूशन था, इसमें c की वैल्यू डाल देंगे तो आएगा log y इज इक्वल टू x माइनस log x -1। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है, तो चलिए यहां तक अब आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? अगर मैं इसको ऐसे ही देखता हूं तो ऐसे देखने पे लगता है कि वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, बट दे कैन बी फैक्टराइज। कैसे फैक्टराइज हो सकते हैं? अगर मैं इन दोनों में से y को कॉमन निकाल लेता हूं तो ये ऐसे बन जाएगा। तो अब मैं इन दोनों में से 1 माइनस एक्स को कॉमन निकाल पाऊंगा, इसमें से और इसमें से। तो अगर मैं 1 प्लस एक्स को कॉमन निकालता हूं तो ये ऐसा बन जाएगा। अब इसके बाद वेरिएबल्स कैन बी सेपरेटेड। डी 1 प्लस वाई को मैं यहाँ पे नीचे ले आऊंगा, जबकि dx को वहां पे ऊपर ले जाऊंगा। सो नाउ वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस वाई, और 1 का x हो जाएगा और x का x² 2 प्लस सी। तो ये सोल्यूशन आ चुका है, दैट्स इट। इसके आगे कोई इन्होंने पर्टिकुलर सोल्यूशन भी नहीं पूछा, तो ये बड़ा इजिली ही आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। वी हैव टू सॉल्व, एक इक्वेशन दे रखी है cos x इंटू 1 प्लस cos y dx माइनस sin y इंटू 1 प्लस sin x dx dy इज इक्वल टू 0। और कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं फाइंड करना, सिर्फ इसी को ही सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, ये dx वाली टर्म को उधर ले जाता हूं, तो dy वाली टर्म को मैं इधर ही रख रहा हूं, ये पूरी टर्म जो है उधर चली जाएगी। ठीक है, माइनस से माइनस कट कर सकते हो। जहां पे dy है, y पे y वाली टर्म तो रखेंगे ही, ये वाली y की टर्म भी इधर ले आते हैं। तो यहां पे आ जाएगा sin y अपॉन 1 प्लस cos y dy, और ये उधर नीचे चला जाएगा तो cos x अपॉन 1 प्लस sin x dx। अब इसके बाद क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं अगर, तो कैसे करोगे आप इसका इंटीग्रेशन? अगर मैं इसको t मान लेता हूं, राइट, इसको अगर मैं t मानता हूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन y आएगा ना, तो माइनस नहीं है ऊपर तो कोई बात नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। अब ये एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव ऊपर है, और अगर मैं इसको t मानूंगा तो इसका भी डेरिवेटिव ऊपर है। तो हमें ये पुट करके दिखाना नहीं है, वो इंटीग्रेशन में किया करते थे, यहां हम डायरेक्ट करेंगे एकदम से फास्ट। तो चलिए इसका आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस cos y, और इसका आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस sin x। और एक और बात अब मैं बता देता हूं, आपके लिए न्यू है बिल्कुल, जब भी सारी टर्म्स लॉग में आ रही हो तो जो c लिखोगे उसको भी लॉग में लिखिए। वाई? क्योंकि हम फिर हमारे पास चांस बन जाता है कि हम सारे लॉग को कट कर सकते हैं। ठीक है, सारे लॉग कैंसिल किए जा सकते हैं आपस में। c तो बेटा c है, कांस्टेंट है, उसे आप जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो। 1/c लिख सकते हो, c² लिख सकते हो, c³ लिख सकते हो, स्क्वायर रूट c लिख सकते हो, 1 अपॉन c की पावर 3/4, जो लिखना चाहे लिख सकते हो, बट कोई वेरिएबल नहीं लगाना साथ। अब इनको कैंसिल कैसे कर सकता हूं? मैं log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा दूंगा, और ये वाले माइनस को ऊपर ले जाता हूं इसकी पावर में, लाइक दिस, और यहां हो जाएगा log a इंटू b। अब आप देख सकते हैं log से log कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसे 1 अपॉन क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन 1 प्लस cos y, और सामने मेरे पास है c इंटू 1 प्लस साइन x। अब क्या करना चाहिए? मैं cos 1 प्लस cos y को उधर ले जाता हूं, उधर मेरे पास ऑलरेडी है 1 प्लस साइन x, उसके साथ 1 प्लस cos y। c को अगर मैं इधर लेके आता हूं तो 1/c बनेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट को आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, तो जो 1 प्लस c भी हमारे पास आया है, इसे मैं दोबारा c लिख सकता हूं, तो इसे मैं c लिख दूंगा। ये मेरे पास सोल्यूशन आ चुका है। ऑब्वियसली ये जनरल सोल्यूशन है। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमें कोई वैल्यू क्वेश्चन में पहले से गिवन होनी चाहिए, तभी हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकल सकता। ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर केस है, ये जनरल सोल्यूशन है, यानी ये बहुत सारे सोल्यूशन इससे रिलेटेड है। पर्टिकुलर केस जो होगा उसमें तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ही डालनी पड़ेगी ना। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व dy by dx
प्लस 1/y² अपॉन 1 + y² अपॉन 1 + x²। ये देखिए, सबसे पहले मैं ये टर्म को उधर लेके जाता हूं, अदर साइड पे। सो इट विल बी लाइक दिस। अब इसके बाद अगर मैं dx को ऊपर ले जाऊं और ये वाली y वाली टर्म को यहां पे नीचे ले आऊं, तो ऐसा करने से वेरिएबल आसानी से सेपरेट हो गए, लाइक दिस। ये देखिए, ठीक है ना। अब आप कर लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होता है क्या, tan इनवर्स y, और ऐसे इसका भी बन जाएगा tan इनवर्स x। अब दोनों जब tan इनवर्स में आए तो c को भी आप tan इनवर्स में ले लो। अगेन सेम रीजन, ये tan इनवर्स कट जाएगा, बट कैसे काटे, इसको मैं इधर लेके आता हूं। देखिए, इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स c। यहां पे मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर दूंगा, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, और सामने tan इनवर्स c है, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ चुका है। दैट्स इट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। अगर आप इसको y की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो वो भी, आई मीन y की वैल्यू x की टर्म में लिखना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। चलिए मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। ये आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा ऐसे। अब y वाली टर्म्स एक साइड पे ले आता हूं और x को उधर ले जाते हैं, लाइक दिस। अब मैं y अगर कॉमन निकालता हूं तो ये आएगा cx माइनस 1 इज इक्वल टू c माइनस एक्स। तो यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी c माइनस एक्स अपॉन cx माइनस 1। तो ये y इज इक्वल टू fx की फॉर्म में आ गया। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये थोड़ी ज्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म होती है, तो अगर आप ऐसे लिख सको तो बहुत बढ़िया, नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व 3 into e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e रेज टू द पावर x sec² y dy इक्वल टू 0। चलिए बस इतना ही है, यानी कि आपको जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। dy वाली टर्म को मैं इधर ही रख रहा हूं, dx वाली टर्म उधर जाएगी, तो ये 1 माइनस e की पावर x sec² y dy, और ये पूरा उधर जाएगा -3e की पावर x tan y dx। अब हम टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। यहां पे dy है तो सारी y वाली टर्म्स इधर रखेंगे, x वाली उधर सेंड कर देंगे। तो 1 माइनस e की पावर x को मैं उधर ले जाता हूं, यहां पे मेरे पास आएगा sec² y dy, और उधर से ये tan y को आप नीचे ला सकते हैं, लाइक दिस। और उधर मेरे पास बचा है ये, और ये वाली जो टर्म है ये नीचे आ जाएगी, और साथ में आ जाएगा dx। ठीक है, टर्म सेपरेट हो गई। इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड्स को। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये जो टर्म है इसको अगर आप t मान ले तो इसका डेरिवेटिव है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अगर इसको मैं t मानता हूं तो इसका डेरिवेटिव -ex होता है, बट ऊपर माइनस नहीं है, बट बाहर तो है ना, यही वाला माइनस अंदर ले जाओ, दैट्स इट। अब अगर ये 1/t है तो 1/t का आ जाएगा log t। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि ये पॉजिटिव वाली वैल्यूज के लिए ही है। तो यहां पे ये बन जाएगा log 1 माइनस ex। अब देखिए सब कुछ फिर से log में आ रहा है, सब log में है, तो फिर मैं c को भी log में ही लूंगा, क्योंकि log को कट करने का चांस है। अब बात आती है कि log को कट कैसे करें। सबसे पहले ये वाले 3 को ले जाइए पावर में। अब यहां पे आइडेंटिटी लगा दो, log कौन सी, log a इंटू b। अब आप log से log कैंसिल कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा tan y इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस e की पावर x का होल क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप आपको यहां तक के क्वेश्चन क्लियर होंगे। चलिए अब इसके बाद ना मैं थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का एक क्वेश्चन कराता हूं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है उन सभी कर्व्स की जो इस पॉइंट से पास होते हैं। इक्वेशन ऑफ ऑल द कर्व्स दैट आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी पर्टिकुलरली दिस पॉइंट से बोला है, तो यानी इसका जो आंसर आएगा वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की फॉर्म में आएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये गिवन है। तो एक ऐसे कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो कर्व इस पॉइंट से पास होता हो, और उस कर्व की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है। तो क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं, बस ये एक थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में हमें दे दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे dx है, तो
dy को अदर साइड पे ले जाते हैं, राइट। अब इसके बाद आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, साइन एक्स यही है, dx भी यही है, वहां से cos x को नीचे लेके आ रहा हूं मैं, माइनस को भी ला सकते हो, तो यहां पे आ जाएगा साइन y बाय cos y dy। अब आप इंटीग्रेट करेंगे, बेटा ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में tan बना हुआ है, tan x। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ cos x, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और इधर भी इधर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ cos x। अब प्लस सी आपकी मर्जी है किधर लगाना चाहते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, जिधर मर्जी लगा सकते हो। अगर इधर लगाना है तो प्लस सी, सी की बजाय मैं लॉग सी लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि सारी टर्म्स लॉग में। सो नाउ व्हाट, ये बन जाएगा लॉग ऑफ cos x इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी की आइडेंटिटी होती है लॉग ए अपॉन बी। अब आप लॉग से लॉग को काट सकते हो, cos x सॉरी इट वाज cos y, तो ये cos y आ गया। अब आप cos y को इधर ला सकते हो, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा cos x इंटू cos y इज इक्वल टू सी। ये सॉरी नॉट द फाइनल आंसर, बट ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें आप पुट करेंगे x की प्लेस पे 0 और y की प्लेस पे पाई बाय 4, ठीक है। तो x की प्लेस पे 0 डालेंगे cos 0 और y की प्लेस पे पाई बाय 4, तो ये c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो cos 0 1 होता है और पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है, तो दैट्स द वैल्यू ऑफ c दैट वी हैव गॉट। सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ कर्व, cos x cos y इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। इनफैक्ट यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ऑल कर्व्स नहीं आएगा, कर्व ही आएगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर कर्व की इक्वेशन आने वाली है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव show that general solution of the equation dy by dx plus y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1 is given by x plus y minus 1, x plus y plus 1 is equal to a into 1 minus x minus y minus 2xy, और यहाँ पे a कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये आपको प्रूव करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन वैसे ही है जिस टाइप का अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं, बट इस बार हमें टारगेट जो है वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि शो करिए कि जो इसका सोल्यूशन आएगा वो ये आएगा, a जो है कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, इक्वल टू 0 भी है, तो ये उधर जाएगा, तो ये बनेगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। dx को ऊपर ले जाइए, y वाली टर्म को नीचे ले आइए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। तो ये बन गया। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने पहले से ही कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसके लिए हमें हसास रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बाद एक्स के कोफिशिएंट पे हसास रूल लगाएंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना है हमें यहाँ पे। तो x का कोफिशिएंट 1 है, 1 को हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो ये बन जाएगा किसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में ये आएगा माइनस 1/4 प्लस 1, जो कि एलसीएम लेने के बाद बनेगा प्लस 3/4, ठीक है। यही बनेगा। 3/4 को आप ऐसे लिख सकते हो, रूट 3/2। सेम वे में यहां पे भी, क्योंकि इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही इक्वेशन है, बस वेरिएबल का फर्क है, तो ये भी सेम ही बनेगा। सो दैट्स इट। अब इसके बाद हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं, तो चलिए इन दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं। दोनों साइड का सेम ही स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा। आप जानते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a, ये बन जाएगा। और सेम वे में सामने आ जाएगा माइनस 1/a tan इनवर्स x बाय a, ठीक है। और साथ में प्लस c आ जाएगा। मैंने tan इनवर्स c इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स भी है, अगर ये कांस्टेंट टर्म ना होती तो डेफिनेटली मैं उसे tan इनवर्स c लिखने वाला था। तो चलिए अब आप क्या करेंगे,
इसको मैं इरेज करता हूं, ये वाली साइड को, थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है हमें। सो नाउ इसको मैं 2/√3 लिख सकता हूं। यहां पे मैं एलसीएम ले सकता हूं, ये बनेगा 2y + 1 अपॉन √3, राइट। ये वाली टर्म को भी अगर मैं इधर ले आता हूं तो इसमें भी 2/√3 कॉमन आ जाएगा और ये माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, तो tan इनवर्स 2x + 1/√3 ये बन जाएगा इज इक्वल टू c आ जाएगा। अब यहां पे मैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाली आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूं। तो जो कि आइडेंटिटी होती है tan, ये 2/√3 को मैं उधर ले जाने वाला हूं, तो आइडेंटिटी लग गई tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, और ये जो 2/√3 था वो उधर जाके √3c/2 बन गया। अब आप एक और काम करेंगे, ये जो tan इनवर्स है इसे भी उधर ले जाओ, tan इनवर्स उधर जाके tan बन जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स यहां से हटा रहा हूं, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूं और ऊपर वालों को ऐड करता हूं तो ऊपर मेरे पास आ रहा है 2y + 2x + 1, यही आएगा, और एलसीएम तो इसका √3 रहेगा। डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 को इसके साथ एलसीएम ले लेंगे, तो 3 एंड देन वी हैव द मल्टीप्लीकेशन। इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2y × 2x बन जाएगा 4xy, देन वी हैव 2y, देन वी हैव 2x, देन वी हैव 1, और पूरे के नीचे एक 3 है। ठीक है, इस 3 को आप ऊपर ले जा सकते हो, इनफैक्ट इसके साथ कटिंग भी कर सकते हो थोड़ी सी, और सामने हमारे पास है tan √3c/2। याद रखिए ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट ही है, तो इसको कांस्टेंट की तरह ही हमें ट्रीट करना है। सो नाउ न्यूमरेटर में अब हमारे पास क्या बनने वाला है, 2y + 2x + 1, क्या कुछ ऐसा हमें चाहिए, 2 की तो जरूरत नहीं है। ओके, ये 2 ही बनेगा, ठीक है ना, ये 1 + 1 मिलके 2 हो जाएगा। सो नाउ डिनोमिनेटर में हमारे पास ये, अगर मैं अंदर माइनस का साइन लेके जाता हूं तो 3 - 1 बनने वाला है 2, और इसके बाद -2x आएगा, -2y आएगा, और क्या आएगा, -4xy आएगा। 3 ऊपर चला गया, 3 इससे कटेगा तो ये √3 बचेगा, और सामने है tan √3c/2, दैट्स इट। अब आप एक काम करिए, यहां से 2 कॉमन निकाल लो, मैंने फिर से इसको, तो 2 कॉमन निकाले, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन निकाले तो वो 2 से 2 कट जाएगा, तो y + x + 1, और नीचे 1 - x - y -2xy, ये √3 को उधर ले जाते हैं, 1/√3 tan √3c/2। अब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट वैसा आ चुका है, जो थोड़ा कुछ डिफरेंट लग रहा है वो सिर्फ ये tan वाली टर्म है। तो बेटा tan वाली टर्म को तो हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, बताइए, यस, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो इसको आप a लेट कर लेंगे और इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा y + x + 1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स 1 - x - y -2xy, और यहां पे हम लिख देंगे वेयर a इज 1/√3 tan √3c/2। देखिए ये हमने इस तरह से प्रूव कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो शुरुआत में वेरिएबल सेपरेबल टाइप के नहीं होंगे, है ये वेरिएबल सेपरेबल में, बट स्टार्टिंग में वेरिएबल सेपरेबल का नहीं होगा, बट बाद में वी विल रिड्यूस देम इनटू द टाइप ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन में हमारे पास साइन इनवर्स dy/dx इज इक्वल टू x + y है। ऑब्वियसली dy/dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें साइन इनवर्स को उधर ले जाके साइन बनाना पड़ेगा, बट जैसे ही हमने ऐसा किया है वी कैन सी दैट अब तो वेरिएबल सेपरेट हो ही नहीं पाएंगे, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में फिलहाल नहीं है, बट वी कैन श्योरली कन्वर्ट इट इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, इनफैक्ट एक ही क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, तो ये एनसीईआरटी का नहीं है। अब इसको करना कैसे होगा, आप जो टर्म सेपरेट नहीं कर पा रहे हो उसको t मान लो और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x।
x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और y का dy बाई डी एक्स आ जाएगा और t का dt बाई डी एक्स आएगा। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि जब मैं अब इसको साइन t लिखूंगा, इसको मैंने t मान लिया, तो मैं सामने dy बाई डी एक्स थोड़े ना लिख सकता हूं। अब यहाँ पे तो t की टर्म्स में आ गया, तो मुझे dy बाई डी एक्स की यहां से वैल्यू निकाल लेनी है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी dt बाई डी एक्स माइनस 1। तो मैं यहां पे dy बाई डी एक्स की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दूंगा dt बाई डी एक्स माइनस 1। अब हम इसके बाद माइनस 1 को उधर ले जाके प्लस 1 बना देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन टी। नाउ श्योरली हम dx को उधर ले जाएंगे और वो जो 1 प्लस साइन टी है इसे मैं नीचे ले आता हूं, यहाँ पे 1 प्लस साइन टी। अब आप देख सकते हैं वेरिएबल जो है आसानी से सेपरेट हो चुके हैं, यहाँ पे dx है, सॉरी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इस टर्म को इंटीग्रेट करने का क्या वे होगा? अब इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं, ये आपने इंटीग्रेशन में कर रखा है। एक तरीका है कि हम 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, और दूसरा तरीका है कि हम इसे कॉस में कन्वर्ट कर दें 90 माइनस सीटा लिख के। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। तो अभी मैं फिलहाल इसको कॉस में कन्वर्ट करता हूं, पाई बाई 2 माइनस टी लिख के। फायदा क्या होता है आप जानते हैं ऑलरेडी। अब मैं 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूं, जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा, और सामने है इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिए यहां पे ये जो 2 है, जो बाहर 2 दिख रहा है, अब मैंने t किसको माना हुआ है? x प्लस वाई को, ठीक है ना। वो भी हमें लास्ट में वैल्यू डालनी पड़ेगी ना। तो 2 को तो मैं बाहर लिख लूंगा, बाकी कॉस स्क्वायर समथिंग जो है वो सीकेंड स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर के इक्वल बन जाएगा, और यहाँ पे dx आ जाएगा। अब आप इसको x मान लें तो सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ये बन गया tan x। अब फिर इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है। अब इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस हाफ, तो माइनस हाफ से डिवाइड, और सामने आ गया dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। दोनों साइड को एक साथ ही इंटीग्रेट करिए, बेटर रहेगा। तो 1/2 से 1/2 कट गया, माइनस ऊपर ले आइए। अब इसके बाद आप t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू कितनी है? मैं भूल गया, क्या थी? x प्लस वाई, ठीक है ना। तो x प्लस वाई बाई 2 और इज इक्वल टू x प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया जो स्टार्टिंग में वेरिएबल सेपरेबल नहीं था, बट टी पुट करने के बाद लास्ट में वो वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे भी आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो क्या किया जाए? ये पूरी टर्म जिसे आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, इस पूरे के पूरे टर्म को आप t मानो, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका 4x का 4 ही आ जाएगा, देन y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, 1 का 0 आ जाएगा, और सामने आ जाएगा dt बाई डी एक्स। तो यहां से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, विच इज dt बाई डी एक्स माइनस 4। सो नाउ दिस होल इक्वेशन विल बिकम, ये dy बाई डी एक्स की प्लेस पे आ जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस 4, राइट। इसकी वैल्यू आ गई, और सामने इसको मैंने t मान लिया, तो ये t स्क्वायर हो गया। अब उधर ले जाते हैं 4 को, तो ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 4। देन वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, dt इधर है, dx उधर है, तो उधर जो टर्म है t स्क्वायर प्लस 4, इसे मैं यहां पे ले आऊंगा t स्क्वायर प्लस 4। देन इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पे a कौन होगा? a होगा 2, तो आइडेंटिटी है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a, और dx का इंटीग्रेशन जो है वो x हो जाएगा प्लस c। अब लास्ट में आप t की वैल्यू डालेंगे, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 4x प्लस वाई प्लस 1 बाई 2। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। तो ये अब आपको क्लियर हो चुका है पूरा कंसेप्ट। देखिए इंटीग्रेशन जो है वो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इंटीग्रेशन टफ नहीं होगी। डेफिनेटली जितना इंटीग्रेशन का लेवल आपने इंटीग्रेशन चैप्टर में किया था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका 50% भी नहीं है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं।
इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे वी हैव x माइनस वाई एंड देन वी हैव dx प्लस dy इज इक्वल टू dx माइनस dy, और आगे आपको ये इनिशियल वैल्यू दे रखी है y ऑफ 0 इक्वल टू 1, यानी कि x को 0 पुट करने पे y की वैल्यू 1 आई है, ये दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? मैं एक काम करता हूं, ये x माइनस वाई को एक सिंगल टर्म मान के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बनेगा x माइनस वाई डी एक्स, फिर x माइनस वाई डी वाई। अब ये दोनों टर्म डी वाई वाली है, इन्हें एक साइड पे ले आओ, x माइनस वाई डी वाई प्लस डी वाई, और यहां पे मेरे पास है dx, और ये वाली पूरी टर्म उधर आ जाएगी x माइनस वाई डी एक्स। अब यहां से अगर मैं dy कॉमन निकाल लूं तो ऐसा आ जाएगा, और यहां से अगर मैं dx कॉमन निकाल लूं तो ऐसा आ जाएगा। मैं ये ब्रैकेट क्यों लगाया, ओपन क्यों नहीं किया, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे dy बाई dx की अब हम वैल्यू निकालेंगे, जो कि आ जाएगी 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1। अब ये भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकता, मतलब पहले से नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन सी टर्म है जो एक जैसी है ऊपर नीचे, वो है x माइनस वाई, इसको आप t मान लेंगे, ठीक है। अभी तक जितने भी इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे उनमें एक पूरी टर्म को हम t मान रहे थे और एक ही जगह t आ रहा था। यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया, दो जगह पे t आने वाला है। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, इसका dy बाई dx होगा, और इसका dt बाई dx होगा। यानी कि अगर मुझे dy बाई dx की वैल्यू चाहिए तो वो आ जाएगी 1 माइनस dt बाई dx, ठीक है जी। तो अब ये पूरा क्या बन जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू डाल रहा हूं 1 माइनस dt बाई dx, और सामने मेरे पास है 1 माइनस t अपॉन t प्लस 1। अब dt बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो dt बाई dx उधर जाएगा, वो इधर लाएंगे, तो dt बाई dx विल बिकम 1 माइनस t अपॉन t प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एलसीएम लेते हैं, ये बनेगा t प्लस 1 माइनस 1 प्लस t, राइट, यही बन जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल होगा, देन वी हैव dt बाई dx इज इक्वल टू 2t अपॉन t प्लस 1। अब इसके बाद अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। याद रखिए हमने x माइनस वाई को t माना है। चलिए वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूं, इधर dt को रख रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा इधर ले आते हैं, t प्लस 1 बाई टी इंटीग्रेट भी कर देंगे, और उधर 2 बचा हुआ है तो 2 को चलो रहने दो उधर ही, dx उधर चला गया, तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। इंटीग्रेशन करने के लिए t को दोनों के नीचे अलग अलग लिखना पड़ेगा, एक आ जाएगा 1 और दूसरा 1 बाई टी, dt इज इक्वल टू 2 dx। अब t का 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में है, और 1 बाई टी का हो जाएगा log t इज इक्वल टू 2x प्लस c। अब हमें ये पहले t की वैल्यू डालनी है, तो t की वैल्यू है x माइनस वाई, और log x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस c, यही बन जाएगा। देखिए यहां पे अब मुझे मॉड डालना पड़ेगा, क्योंकि x और y में कौन बड़ा है कब बड़ा है वो हमें पता नहीं है, तो यहां पे मॉड डालना जरूरी है। वैसे इस जो पर्टिकुलर केस में हम आ रहे हैं यहाँ पे तो y ही डेफिनेटली बड़ा है, तो इसलिए मॉड और जरूरी हो गया डालना। तो अब हम पुट कर देते हैं x को 0 एंड y को 1, तो x को 0 y को 1 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और ये x को 0 y को 1 डालेंगे तो log ऑफ 1 आ जाएगा, मॉड की वजह से पॉजिटिव हो गया, और सामने 2x प्लस c। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है और ये भी 0 है, तो c की वैल्यू -1 आ गई। सो देयरफॉर द सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन है, पर्टिकुलर या जनरल? पर्टिकुलर। सोल्यूशन इज, ये रहा सोल्यूशन, इसमें आप c की प्लेस में डाल देंगे -1, तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में गिवन है, और ये इकलौता क्वेश्चन है इस टाइप का एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं होता, बट बाद में रिड्यूस हो जाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो आई होप आपको आज की क्लास में किए हुए सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म, जिसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।